नमस्कार, मैं राकेश और मैं मुस्कान। दर्शकों, डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं हम एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे एक खास बातचीत करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ है सुनील नारायण थुल। आपको बता दें कि ये निदेशक हैं मौसम विज्ञान केंद्र पटना में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद आप लोगों का जी स्टूडियो में बुलाने के लिए। जी सुनील नारायण थुल जी, आज हम बात करने वाले हैं बारिश की, मौसम की। और चूंकि मौसम की अगर बात की जाए तो घर से निकलते वक्त मुस्कान बारिश की बूंदें भी हो रही थी और बारिश की बूंदों में भीगते हुए हम यहाँ पर स्टूडियो तक पहुँचे और ये ख्वाहिश हम लोगों की पूरी हुई और बारिश ने फाइनली जो है काफी दिनों के बाद हुई। काफी बेसब्री से इस दिन का भी सभी को इंतजार था। तो हमारा जो हम ये जानना चाहेंगे पहले यही सुनील नारायण थुल जी आपसे कि अभी जो बारिश का मौसम है, मानसून आया है, तो आप क्या मानते हैं मौसम विज्ञान केंद्र इसे किस तरह से देख रहा है? क्या बिहार में मानसून ने समय से दस्तक दिया है या फिर लेट हुआ है या फिर पानी जितना होना चाहिए था ये कम हुआ है, फिर और भी होना ही चाहिए थी? ऐसा है कि बिहार में मानसून जो आता है या मानसून आने का जो समय है बिहार में, जो हमारे सांख्यिकी मॉडल या फिर मौसम में हम जो साइंटिफिक स्टडी करते हैं उस हिसाब से बिहार में मानसून का आने का समय होता है जून का मिडल इन द सेंस 10 to 15 जून तक यहाँ मानसून आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा चूँकि मानसून में काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे रीज़न्स है उसके पीछे, तो इस वजह से जून में यहाँ पे कम वर्षा हुई है। लेकिन हमारे सांख्यिकी मॉडल और जो लॉन्ग टर्म फोरकास्ट हम देते हैं उस फोरकास्ट के हिसाब से इस साल औसतन ज़्यादा वर्षा होने के पूर्वानुमान हमने अपने फोरकास्टिंग में दिए हुए हैं। तो इस साल वर्षा थोड़ी ज़्यादा होगी बिहार में या फिर साधारण हो सकती है, ये हमारा पूर्वानुमान है। और साथ ही साथ जब भी हम वर्षा की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि मौसम में एक पैटर्न में चेंजेस आए हैं काफ़ी ज़्यादा। पहले ऐसा रहता था जैसा कि आपने बताया कि 15 या 10 जून तक मानसून आ जाता था, या फिर स्नोफॉल की भी अगर हम बात करें तो पहले ऐसा देखते थे कि दिसंबर जनवरी इस टाइम पे स्नोफॉल होता था। लेकिन वही अपन चेंजेस देखते हैं कि अप्रैल में स्नोफॉल हो रहा है, हम देख रहे हैं कश्मीर में या हिमाचल में। तो ये जो पैटर्न चेंजेस है मौसम में, ये किस कारण से हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि इसमें इंटरवेंशन जो है वो ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से ज़्यादा मौसम में चेंजेस आए हैं। इसको हम लोग अपने साइंटिफिक लैंग्वेज में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में जैसे कि बहुत सारे रीज़न्स है। रीज़न्स इन द सेंस कि पोल्यूशन ये फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। अब अगर हम पटना की ही बात करते हैं, बिहार में पटना ये सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में जो वर्गीकरण किया गया है इंडिया के अंदर में, तो पटना कहीं ना कहीं फर्स्ट 10 नंबर्स में लाई करता है। तो ये काफ़ी सारे रीज़न्स है जिसके वजह से मौसम में चेंजेस आते हैं। और चूँकि मौसम आने के लिए या फिर बारिश गिरने के लिए जो क्या बोलते हैं उसको कि साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बनना या फिर वो स्थिति पैदा होना, बेसिकली उसके लिए जो विंड पैटर्न चाहिए आपको, जैसे यहाँ पे बोलते हैं पछुआ हवाएं या फिर वेस्टर्न हवाएं। तो वेस्टर्न हवाएं कभी भी बारिश नहीं लाती है। आपको अगर बारिश लानी है या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशंस अगर बनाना है तो आपको हवा का रुख जो है वो ईस्टर्ली होना चाहिए यूजुअली। अगर आपकी ईस्टर्ली हवा है या फिर थोड़ा साउदर्ली हवा है तो वो क्या करती है, बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उठाती है और मॉइस्चर उठा के वहाँ पे हाई प्रेशर्स का एरिया जहाँ पे बंगाल की खाड़ी के ऊपर में होता है और हमारे इधर लो प्रेशर एरिया होता है, तो वहाँ से फिर वो मॉइस्चर हमारे पास में आता है और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशंस बन के बारिश गिरती है। वो पैटर्न्स नहीं बन पा रहे हैं, उसके वजह से हमें यहाँ पे बारिश कम होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके के पैटर्न्स जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं, उसके वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। खैर जो भी हो मुस्कान, लेकिन बारिश से हम लोगों को राहत मिली है। फिर तपती भीषण गर्मी से हम लोग इतनी गर्मी हम लोगों ने झेली है, फाइनली मानसून ने बिहार में दस्तक दी। एक बात और भी है मुस्कान की, जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोग टीवी पे, रेडियो पर जो मौसम को लेकर खबरें सुनते थे कि कल बारिश होने वाली है या फिर यहाँ पर मेघ गरजने वाला है, बिजली कड़कने वाली है, तो मुझे ये भी उत्सुकता होती थी कि बारिश तो ऊपर से भगवान जी करते हैं,
है ना। तो फिर इसका पूर्वानुमान कैसे हो सकता है? तो आज साक्षात हमारे बीच वैज्ञानिक बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो जरूर जानना चाहेंगे सुनील नारायण जी, ये मौसम का पूर्वानुमान आप लोग कैसे करते हैं कि कहाँ पर बिजली गिरने वाली है, कहाँ पर मेघ गर्जन हो सकता है, बारिश हो सकती है, इसके बारे में जरूर बताएं, क्या अपना प्रोसेस है? बेसिकली मौसम विज्ञान केंद्र या फिर मौसम का जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसके लिए काफ़ी इंस्ट्रूमेंटेशंस यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने बिजली की बात की, फॉर एग्जांपल बिजली की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में सैटेलाइट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम सैटेलाइट इमेज देखते हैं धरती के ऊपर में कि किस जगह पे कौन सा बादल लाई कर रहा है, उस बादल की क्या इंटेंसिटी है। दूसरा हमारे पास में बहुत ही लाइव इंस्ट्रूमेंट होता है रडार, जिसको बोलते हैं डॉपलर वेदर रडार। सो इस डॉपलर वेदर रडार से हम लोग जान सकते हैं लाइव की क्लाउड की स्थिति क्या है, क्लाउड की इंटेंसिटी क्या है। उस इंटेंसिटी को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करके हम एक वार्निंग इशू करते हैं, बुलेटिन्स जिसको बोलते हैं। उससे हम लोग वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट जितनी कुछ एजेंसीज़ है उनको हम लोग वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि इस जगह पे इस पर्टिकुलर रीजन में इतनी बारिश होगी, लाइटनिंग होगा, थंडरस्टॉर्म होगा, उसकी इंटेंसिटी इतनी होंगी और उसके हिसाब से हम लोग वार्निंग इशू करते हैं। तो कहीं कहीं हमने ये भी देखा है कि बादल गरजते हैं तो वहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, मतलब कि कहीं कहीं सूखा तो कहीं कहीं पूरा मेहरबान इंद्रदेव भी हो जाते हैं कि मौसम। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी राकेश, कि कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि बहुत कम किलोमीटर्स में ही, आसपास में ही एक जगह बारिश होता है और दूसरी जगह सूखा रहता है। हम फ़ोन पे बात करते हैं कि यहाँ बारिश हो रही है तो वहाँ से बोला जाता है कि यहाँ बारिश नहीं हो रही है। अक्सर हमने ऐसा देखा है। तो इसका कारण क्या है? ऐसा होता है कि बारिश गिरना, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लाउड फॉर्मेशंस की वजह से बारिश होती है। तो जहाँ पे भी लो प्रेशर एरिया बन गया उस जगह पे सीबी क्लाउड्स जिसको हम बोलते हैं वो क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं, उसके इंटेंसिटी के हिसाब से उस पर्टिकुलर रीजन में बारिश होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे क्लाउड की इंटेंसिटी कम है वहाँ पे बारिश नहीं होगी। दैट इज़ डिफरेंट थिंग। इट इज़ कम्प्लीटली अ साइंटिफिक टाइप ऑफ एनालिसिस दैट मे वी कैन डिस्कस। सुनील जी, वाकई में ये बहुत ही बड़ा रोचक विषय है मौसम, क्यों? क्योंकि कई सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम के प्रति आपका रुझान कैसे आया? आपका हर एजुकेशन कहाँ से हुआ है, कहाँ के रहने वाले हैं, जरूर बताएं इसके बारे में। मैं बेसिकली नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। शुरुआती मेरा स्टडी जो हुआ है वो नागपुर से हुआ है। उसके बाद में मैंने जैसे 10th पास किया, उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स से। देन आफ्टर उसके बाद मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स से एंड देन वहीं से नागपुर यूनिवर्सिटी से मैंने एमटेक भी कंप्लीट किया। सो मीनवाइल जैसे मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो आई वाज ट्राइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। सो उसके बाद में मैं एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर किए, इंटरव्यूज़ क्लियर किए एंड देन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वहाँ पे मैंने 17 से 18 साल अपनी सर्विस दी है, जिसमें मुझे विंड प्रोफाइलर डॉपलर वेदर रडार डिज़ाइनिंग में काम करने का मौका मिला, जिससे ये एटमॉस्फेयर के प्रति या फिर जो विंड प्रेडिक्शंस है और जो कुछ भी हम पूर्वानुमान देते हैं उसके प्रति मुझे जानने का मौका मिला। और कम्प्लीटली सिस्टम डिज़ाइनिंग और जितना कुछ इंस्ट्रूमेंटेशंस मैंने पढ़ा, इन हाउस डिज़ाइनिंग, वो सब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद से पढ़ा। उसके बाद में मुझे मौका मिला यहाँ पे एज अ निदेशक करके ज्वाइन करने का। तो पिछले साल मैंने इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डायरेक्टर IMD पटना ज्वाइन किया एंड ये ओवरऑल मेरी जर्नी रही है। और साथ ही सर, हम मौसम के बारे में बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी आप इसमें कब से काम भी कर रहे हैं। मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि अगर हम प्रदूषण को बढ़ावा या फिर कम करने की अगर हम बात करें तो इसमें जनमानस की जिम्मेदारी भी है और भागीदारी भी है। हम चाहे तो इसे रोक भी सकते हैं और हम चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं प्रदूषण की मतलब बढ़ावा में या फिर इसको करने में इसके ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कहीं ना कहीं मौसम के बदलाव में या मौसम के पैटर्न में चेंजेस का। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपका क्वेश्चंस बिल्कुल सही है। बेसिकली ये जो प्रदूषण को आपने टच किया, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से। AQI वगैरह आपने सुना होगा। तो AQI बेसिकली ये
वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं, उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो दिल्ली में है, आईआईटी कानपुर की मदद से उन्होंने 2014 में ये शुरू किया था। और ये 1 कलर 1 वैल्यू 1 रिप्रेजेंटेशंस उसके हिसाब से इसकी कैटेगराइज की गई है। तो जैसे उसमें कलर्स, हम कलर्स की बात करें तो ग्रीन, लाइट ग्रीन, देन येलो, देन पिंक, देन रेड और डार्क रेड, उसके हिसाब से 0 to 50, देन 51 to 100, देन 101 to 200, 201 to 300, 300 to 301 to 400 एंड 401 to 500। ये वैल्यूज़ जो है रिप्रेजेंट करती है कि वायु में कितना पोल्यूटेंट अवेलेबल है। उसके हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत है या फिर ज़्यादा पोल्यूटेंट अगर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, तो आपको क्या मास्क पहनना चाहिए या फिर बाहर निकलना चाहिए, उसकी काफ़ी गाइडलाइंस AQI गाइडलाइंस में दी गई है। और ये आपने देखा होगा कि पटना सिटी की अगर बात करते हैं तो काफ़ी जगह पे उसके बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, जिसमें हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं AQI को। और इस AQI में पोल्यूटेंट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशंस के हिसाब से ये जो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई है वो वैल्यू वहाँ डिस्प्ले होती है। बिल्कुल, आपने कई सारी बातें बताई। और मुस्कान, इन मौसम के बारे में जानकर हमें भी बहुत ही खुशी हुई कि बारिश, मौसम और इसी के साथ साथ पर्यावरण के प्रति भी हमने जो बात की, मतलब कि जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को लेकर हमें भी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी चाहिए, सिर्फ संस्थाएं और सरकार पर ही नहीं छोड़ देनी चाहिए। सुनील नारायण थुल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, अपने अनुभव आपने साझा किया और कई सारी रोचक बातें आपने बताई मौसम को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।